प्रिय विद्यार्थियों, इस पिछले 3 लेक्चर्स में हमने व्यापार चक्रों की परिभाषाएं इत्यादि का अध्ययन किया था तथा उनकी विशेषताएं देखी थी और साथ ही व्यापार चक्र की अवस्थाओं का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम व्यापार चक्रों के कारणों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक उतार चढ़ाव या व्यापार चक्र के कारणों पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और इस संबंध में व्यापार चक्रों के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो जो विभिन्न सिद्धांत हैं वे कारणों पर आधारित हैं। मोटे तौर पर व्यापार चक्र के कारणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बाह्य कारण या एक्सटर्नल कॉजेस और दूसरा आंतरिक कारण या इंटरनल कॉजेस। अब हम ये देखते हैं कि बाह्य कारण और आंतरिक कारण से क्या तात्पर्य है। पहले देखते हैं बाह्य कारण या एक्सटर्नल कॉजेस कौन कौन से हैं, बाहर से कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले जो कारण हैं वे हैं युद्ध, चुनाव, जैसे स्वर्ण की खोज हुई थी उसने भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। भारत जैसे देशों में जनसंख्या में वृद्धि दर या देशों के बीच में जनसंख्या का अंतर्गमन, नए भूक्षेत्रों व आर्थिक साधनों की खोज की गई, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं तथा टेक्नोलॉजिकल प्रगति हो रही है, खोजें हो रही हैं। ये सब क्या है? ये अर्थव्यवस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले तत्व हैं और ये सब व्यापार चक्र के भी बाह्य कारण बनते हैं। अर्थव्यवस्था से सीधे सीधे संबंधित ये नहीं है, परंतु अर्थव्यवस्था को ये बाहर से प्रभावित करते हैं। इनकी वजह से उत्पादन, कीमतें इत्यादि सब प्रभावित होते हैं, रोजगार प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बाह्य कारण व्यापार चक्रों या आर्थिक उतार चढ़ावों के कारण हैं। दूसरा है आंतरिक कारण। अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे क्या कारण कार्यरत रहते हैं जो व्यापार चक्रों को उत्पन्न करते हैं, वे कहलाते हैं आंतरिक कारण या इंटरनल कॉजेस। अर्थव्यवस्था से संबंधित है मुद्रा। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। इस तरह से एक इंटरनल कॉज या आंतरिक कारण है मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन। इसी तरह समग्र मांग के परिवर्तन ये उत्पादन को प्रभावित करते हैं, रोजगार को प्रभावित करते हैं। समग्र पूर्ति के परिवर्तन, गुणक व त्वरक की अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रभाव। हमने गुणक और त्वरक के बारे में पढ़ा था और किस तरह आय तथा निवेश एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार से गुणक व त्वरक की अंतर्क्रिया होती है। इससे जो उत्पन्न होते हैं प्रभाव, अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में जो परिवर्तन आता है, इन सभी को आंतरिक कारणों के अंदर शामिल किया जाता है। ये सभी जो हैं वो अर्थव्यवस्था को अंदर से प्रभावित करके और व्यापार चक्रों को उत्पन्न करते हैं। व्यापार चक्र के कारणों की व्याख्या के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यह कई सिम्टम्स को बताते हैं जिनमें वैकल्पिक रूप से समृद्धि तथा मंदी की अवधियां गुजरती हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिसमें प्रमुख है समृद्धि तथा मंदी की अवधियां, जिसमें सिर्फ व्यापार चक्र गुजरते हैं। किसी एक निश्चित समय में इनकी व्याख्या के लिए एक अथवा कुछ तत्वों पर
बल दिया गया है। पहले हम देखें कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के क्या व्यापार चक्र में के संबंध में कोई स्पष्ट विचार थे। 19वीं शताब्दी के परंपरावादी अर्थशास्त्री, या जिनको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहते हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव अथवा व्यापार चक्र के कारणों का विश्लेषण सही प्रकार से नहीं कर सके। पूरी शताब्दी में ही 19वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था में विभिन्न मुद्रास्फीति व मंदी के दौर चलते रहे, परंतु ये अर्थशास्त्री इनका कोई भी सही प्रकार से विश्लेषण या व्याख्या नहीं कर पाए। इनसे चरम सीमा तक असंतुलन की अवस्था भी बनी रही और इसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकी। इस प्रकार की जो अवस्था थी तीसा की मंदी के अंदर भी आई थी, जब घोर मंदी की स्थिति आ गई थी और उसके बाद युद्ध इत्यादि के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई थी, भयंकर मुद्रास्फीति हो गई थी। तो ये चरम सीमा थी एक तरह से असंतुलन की अवस्था की, और इसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। और तब हमने देखा था कि किस तरह से केन्स ने अपने विचार दिए थे, जो केन्स के सिद्धांत कहलाते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किस पर जोर दिया? ये से के बाजार नियम को मानते थे। जेबी से नामक अर्थशास्त्री ने जो बाजार का नियम दिया था कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, या पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, इसका अनुसरण किया, यह मानते हुए कि मुद्रा एक आवरण है। मुद्रा को उन्होंने कोई एक्टिव रोल नहीं दिया, मुद्रा को एक आवरण की तरह माना, और देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक में पूर्ण रोजगार की स्थिति को माना। इसलिए उन्होंने केवल दीर्घकालीन साधन आवंटन तथा आय वितरण की समस्याओं पर ही अपना ध्यान बनाए रखा। दीर्घकाल का अध्ययन किया एक तो, और साधन आवंटन, साधनों को किस तरह से विभिन्न उपयोगों में बांटा जाए, और आय का वितरण विभिन्न उत्पादन के साधनों के बीच में किस प्रकार से हो, इन समस्याओं पर ही सीमित रहे वो। इन्होंने आर्थिक उतार चढ़ाव अथवा व्यापार चक्र की अल्पकालीन धारणा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा हमने देखा था कि व्यापार चक्र में तेजी और मंदी की अवस्थाएं बारी बारी से आती रहती हैं, और अल्पकाल के अंदर ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन्होंने अल्पकाल में यदि कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि इनका अध्ययन पूरी तरह से दीर्घकालीन अध्ययन था, जिसमें कि ये बैलेंसिंग हो जाती है इन उतार चढ़ावों की, और इसलिए उन्होंने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में केन्स के व्यापार चक्रों का विश्लेषण आया। उन्होंने कारण ढूंढने की कोशिश की और अपना सिद्धांत दिया, व्यापार चक्रों के कारणों का सिद्धांत। केन्स द्वारा, जैसा हमने देखा था, समग्र मांग के परिवर्तन को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। उन्होंने समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड की अवधारणा दी और इसको अपने सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व दिया। अर्थव्यवस्था में सभी उतार चढ़ावों का कारण भी इन्होंने समग्र मांग को ही माना। इनके कारण होने वाले व्यापार चक्र को ही हम इस विश्लेषण, केन्स के विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि केन्स ने रोजगार व आय के सिद्धांत में समग्र मांग के परिवर्तनों को ऊंचा स्थान दिया है। हमने विस्तार से उनका रोजगार व आय का सिद्धांत पढ़ा था, किस तरह से संतुलन में रोजगार का निर्धारण होता है और संतुलन में आय का निर्धारण होता है, ये हमने समझा था। और हमने पाया था कि समग्र मांग के परिवर्तनों को ही उन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने समग्र पूर्ति के प्रभावों को कम महत्व दिया है, क्योंकि अल्पकालीन विश्लेषण में पूर्ति महत्वपूर्ण
नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, उसमें समय लगता है, बहुत जल्दी ये परिवर्तन नहीं हो सकते। समग्र मांग के घटने पर कीमत स्तर व राष्ट्रीय आय दोनों के स्तर घट जाते हैं। दूसरी ओर समग्र मांग के बढ़ने पर कीमत स्तर व राष्ट्रीय आय दोनों के स्तर बढ़ जाते हैं। कीमत स्तर बढ़ने पर समग्र पूर्ति में वृद्धि संभव नहीं होती है, ये हमने अध्ययन किया। समग्र मांग में जो तेजी से परिवर्तन होते हैं, जिन्हें हम शॉक्स कह सकते हैं, जो शॉक लगते हैं समग्र मांग में, वो कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे समग्र मांग उपभोग फलन के ऊपर निर्भर करती है। उपभोग फलन के बढ़ने से और घटने से समग्र मांग बढ़ती और घटती है। इसी तरह से सरकारी व्यय के बढ़ने से समग्र मांग बढ़ती और घटने से घटती है। स्वचालित निवेश के बढ़ने से ये बढ़ती है और घटने से घटती है। इसी तरह से आयात निर्यात के अंतर में जो परिवर्तन है, उससे भी समग्र मांग में परिवर्तन आता है। उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यातों के बढ़ने से समग्र मांग में वृद्धि होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो समग्र मांग को बढ़ाते हैं। और समग्र मांग से क्या होता है, गुणक के अनुपात में राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाती है, क्योंकि निवेश का प्रभाव, सरकारी व्यय का प्रभाव, सभी का प्रभाव ऐसा होता है कि वे राष्ट्रीय आय को कई गुना बढ़ा देते हैं। जितनी निवेश में वृद्धि होती है, उससे कई गुना राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। और जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय के घटने से तथा आयातों के बढ़ने से समग्र मांग में कमी आती है, जो गुणक के अनुपात में राष्ट्रीय आय को घटा देती है। तो गुणक के अनुपात में राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होता है। केन्स के मॉडल के अध्ययन में हम देख चुके हैं कि समग्र मांग पर निवेश का प्रभाव विशेष रूप से दिखाया जाता है, और ये हमने गुणक के द्वारा आय के प्रभाव के रूप में देखा था। रोजगार व आय बढ़ाने के लिए केन्स ने निवेश को बढ़ाने पर बल दिया था। निवेश पर भावी लाभ की प्रत्याशा व ब्याज की दर के परिवर्तनों का अधिक प्रभाव पड़ता है। समग्र मांग किससे प्रभावित होती है? निवेश से। अब निवेश किससे प्रभावित होता है? निवेश होता है जो व्यवसायी या उद्यमी भावी उनको जो लाभ मिलेंगे भविष्य में, उनके प्रति कितने आशान्वित हैं, क्या प्रत्याशा है उनकी, कितने लाभ वे सोचते मिलेंगे, इस पर निर्भर करता है। यदि वे सोचते हैं कि अधिक लाभ मिलेगा तो अधिक निवेश करते हैं, अर्थात लाभ की प्रत्याशा यदि अधिक होती है तो उद्यमी निवेश भी अधिक करते हैं। इसके अतिरिक्त ब्याज की दर के परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निवेश यदि नहीं किया जाएगा तो ब्याज से ही आय होती है। इसी तरह से यदि निवेश के लिए उधार ली जाती है तो ब्याज की दर का रोल उसमें आ जाता है, उधार लेने के अंदर भी। तो इस प्रकार से निवेश और ब्याज की दर में बड़ा गहरा संबंध होता है। तो ब्याज की दर के परिवर्तनों का भी निवेश पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नई वस्तुओं के उत्पादन के कारण भी निवेश के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। नई वस्तुओं की मांग भी अधिक होती है, इसलिए निवेश का अवसर उसमें अलग से पैदा होता है। तो इस प्रकार से निवेश बढ़ता है तो समग्र मांग भी बढ़ती है। इसलिए व्यापार चक्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण समग्र मांग के परिवर्तनों को माना जा सकता है। लेकिन स्वयं समग्र मांग भी कई घटकों जैसे उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात, आयात आदि से प्रभावित होती रहती है। तो इन सब को अलग अलग प्रभावित करने वाले तत्व परोक्ष रूप से व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। उपभोग को क्या तत्व प्रभावित करते हैं? वे भी व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। निवेश को हमने देखा
जो तत्व प्रभावित करते हैं वे भी व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। सरकारी व्यय को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं वे भी व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इसी तरह से निर्यात आयात आदि इन सभी को प्रभावित करने वाले तत्व भी व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अतः न सिर्फ उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, आयात निर्यात ही व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि इनको प्रभावित करने वाले तत्व भी व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी हैं, भी व्यापार चक्र का कारण है। अब यहाँ हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो विभिन्न चल राशियों का संबंध है वो समय अंतराल के साथ दर्शाया जा सकता है। जैसे जब हम उपभोग की बात करते हैं, उपभोग फलन की बात करते हैं कि उपभोग आय के ऊपर निर्भर करता है, तो उसमें थोड़ा टाइम इंटरवल होता है। पिछली आय के ऊपर आज का उपभोग निर्भर कर सकता है। जैसे वर्तमान उपभोग पिछली अवधि की आय पर आश्रित हो सकता है। वर्तमान ब्याज की दर के परिवर्तन भावी निवेश के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये वर्तमान और भावी या वर्तमान या भूतकाल, इनके बीच में जो संबंध है वो क्या कहलाता है? समय अंतराल, टाइम लैग से संबंधित कहलाता है। इस तरह से समय के अंतराल की वजह से समग्र मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों से अनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो व्यापार चक्र जो है वो स्वयं ही अनिश्चितता लिए हुए होते हैं। इस तरह से ये जो समय तत्व है ये अनिश्चित परिणाम दे देता है। इसको हम रैंडम प्रभाव या रैंडम इफेक्ट्स उत्पन्न करने वाले तत्व भी मानते हैं। तो केन्स के अनुसार हम कह सकते हैं कि समग्र मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और समग्र मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को प्रभावित करने वाले तत्व और इनके अंदर समय अंतराल तथा उसकी वजह से होने वाले अनिश्चित परिणाम और रैंडम प्रभाव, ये सभी व्यापार चक्र का कारण होते हैं। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।